एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ये उत्तराखंड की घटना जो हाल फिलहाल में भड़क चुकी है। वो क्या ये यूसीसी लागू करने का पीछे का कोई रीजन है या फिर ऐसे ही है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो काफ़ी जानकारियां हासिल करके जाएंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूसीसी लागू क्यों किया जाता है, ये भारत को क्या फायदा दे सकता है, किसी वर्ग को फायदा दे सकता है, किसी धर्म को फायदा दे सकता है या भारतीय समाज को ये फायदा दे सकता है, किस प्रकार से दे सकता है। इन सारे तमाम सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे और काफी कुछ जानकारियां प्राप्त करके जाएंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड में हिंसा की घटना जो हुई है उसकी कहानी जानेंगे। उससे पहले हम क्या जानेंगे, ये समान नागरिक संहिता क्या है ना, और इसका विरोध क्या है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कब हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या क्या वहां प्रावधान किए गए हैं और वो किस प्रकार से सांप्रदायिकता को जन्म दे सकता है या फिर किस प्रकार से भारत में एकता समानता और भी भारत के राष्ट्रीयता को और एक करने का काम कर सकता है भारत को, क्या इससे फायदा हो सकता है, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, बाकी पूरा जानकारी हम आगे बताने वाले। तो समान नागरिक संहिता, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि समान है ना, समान नागरिक मतलब नागरिकता को समान करने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता, है ना। समान नागरिक संहिता किसे कहा जाता है, समान मतलब बराबर, है ना, सभी को बराबर अधिकार इसमें दिया जाएगा, सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उसी के अंतर्गत जो कानून बनेगा वही आएगा समान नागरिक संहिता के तहत। और वो समान नागरिक संहिता के तहत देखते हैं कि ऐसा क्या क्या प्रावधान किया गया है जो एक हिंसा को जन्म दे सकता है या दो वर्ग के बीच में टकराव को जन्म दे सकता है ना। तो संविधान के सबसे पहले समान नागरिक संहिता का ये क्या हमारे संविधान वगैरह में भी प्रावधान है क्या, तो वो सबसे पहले देख लेंगे। अब देखिए उससे पहले हम जानेंगे कि कानून क्या होता है ना। कानून होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक सिविल कानून यानी कि नागरिक कानून और एक होता है आपराधिक कानून, है ना। और नागरिक कानून के तहत ही चूंकि आता है समान नागरिक संहिता आता है, तो नागरिक कानून के के पास ही हम आकर के उसको अच्छे से तहकीकात करेंगे कि किस प्रकार से समान नागरिक संहिता जो है वो एक नागरिक कानून को जस्टिफाई करने का कार्य करता है, एक नागरिक कानून को और भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कार्य करता है। तो देखेंगे आपराधिक कानून जो है, अब देखिए आपराधिक कानून सबके लिए एक समान है, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, पूरा भारत ऑल ओवर भारत के लिए ये एक समान है। ठीक है, कौन सा, तो आपराधिक कानून। और वही जब हम इसके बात करेंगे सिविल कानून की बात करेंगे जिसके अंतर्गत पारिवारिक लड़ाइयां हो जाता है, विवाद हो जाएगा, विवाह, गोद लेना, तलाक, विधवा विवाह, शोषण, तस्करी, दहेज, ये सब जितना मामला आता है ये सब सिविल के तहत आता है ना, मतलब नागरिक कानून के तहत आता है। तो यही सब कानून के तहत इसमें देखते हैं आए दिन ऐसा होता है कि कोई जब केस वगैरह चलता है मुकदमा में, जब खास करके घर के पारिवारिक मामला को लेकर के, तो इस बात से लेकर के पीछा छोड़ा लिया जाता है ये उनका आंतरिक मामला है ना। तो वही आंतरिक मामला जो है यही सिविल न्यायालय के तहत आता है ना, वही सिविल कानून के तहत जिसमें मार धार से जो नहीं रहता है ना। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से भारत में दो कानून कार्य करता है। सबसे पहले किसके बारे में बात की, आपराधिक कानून जो सबके लिए एक समान है, परंतु सिविल कानून की बात आता है जहां, तो वहां सबके लिए अलग अलग है, धर्म के आधार पर इसको थोड़ा सा बांट दिया गया है ना। हिंदू के लिए हिंदू पैनल कोड बनाया गया था, नेहरू जी के द्वारा हिंदू पैनल कोड बनाया गया था जो प्रथम चुनाव के दौरान ही लागू किया गया था, और इसमें नेहरू जी को काफी समस्या का सामना करना पड़ा, है ना। और उसके बाद हिंदू पैनल कोड के तहत हिंदू को नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, और उसके बाद इस्लामिक शरिया कानून या इस्लामिक पैनल कोड या फिर इस्लामिक कानून के तहत इस्लामिक सिविल कानून का मतलब लागू किया जाता है। मतलब ये सिविल कानून जो है कहा जाता है घर का मामला, जैसे विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, ये सब कुछ आंतरिक मामला के अंतर्गत आ जाता है। इस कारण इसमें अदालत कम हस्तक्षेप करता है ज्यादातर मामले में, खास करके विवाह वगैरह मामला हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामला है जैसे हो गया तलाक से संबंधित मामला हो गया, ये विधवा विधवा, बाल शोषण और तस्करी और दहेज से संबंधित कुछ मामला हुआ, ये हमारे समाज पर गलत इंपैक्ट डालता है ये सभी। तो इस कारण सरकार इसमें हस्तक्षेप करता है और इसमें जो कुरीतियां हैं, जो समस्या इसमें आता है उसको निकालने का कार्य करता है। और वही समस्या को निकालने के दौरान
क्या करता है, कुछ रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोग क्या करते हैं, इस कानून का विरोध करते हैं। और उसी को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक ऐसे लोग एक मतलब मन में उनका बनाया हुआ है कि जो हमारे द्वारा जो लिखा गया है, हमको जो कहा गया है एक स्कूल में, छोटा सा स्कूल में, और वही सब बात सत्य है। अब वो स्कूल किस प्रकार का है उसके बारे में हम बस थोड़ा सा आगे बात करेंगे। वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ एक और बात आता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, है ना। ये तो हो गया कहने की बात, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। बस जब यहाँ आता है सिविल कानून की बात तो सबका कानून अलग हो गया, हिंदू का अलग हो गया, मुस्लिम को अलग हो गया, सिख का अलग हो गया, ईसाई का अलग हो गया। वही हिंदू में कहा गया है कि आप एक से अधिक शादी नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम में आप जितना इच्छा है उतना शादी कर सकते हैं, हिंदू में तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है हिंदी शब्द में। वही उर्दू में तलाक 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 हो गया, तलाक मतलब मियाँ बीवी में दोनों छुटकारा। अब बताइए जो जिसके साथ जिस स्त्री का 2-3 मतलब जिससे जन्म हो चुका है बच्चा का, अब वो अगर अपने पति से बिछोड़ती है तो क्या होता है, उस वो बच्चे पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आने वाले समय में वो मानव विकास का, अगर वो बौद्धिक विकास उसका नहीं हो पाएगा तो भारत के विकास में वो योगदान कर पाएगा बच्चा नहीं। यही बम गोला और पड़ाका और यही सब पत्थरबाजी करने में जुट जाएगा वो बच्चा, और कुछ नहीं। और वो पत्थरबाजी किस प्रकार से किया जाता है, उसको माइंड वॉश किया जाता है। किस प्रकार से माइंड वॉश किया जाता है, मतलब एक ही चीज को बार बार एकदम झुठला करके उसको दीवा स्वप्न दिखाया जाता है। किस प्रकार से दिखाया जाता है वो हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक बात को तहकीकात करेंगे। तो यहाँ भाई भाई का तो कंसेप्ट लाने के लिए ही तो सिविल कोड की मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। इस सभी को एक मतलब कानून के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कोई धर्म का कानून अलग नहीं होगा, सब आएगा जो भारतीय कानून के हिसाब से चलेगा, है ना। चलिए तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ हम और कुछ बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे यूसीसी क्या है, समान नागरिक संहिता। तो हम कुछ देर पहले इसके बारे में बात किए कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, वही ये समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों का तात्पर्य क्या हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको समान। अगर कोई एक व्यक्ति एक अपराध किया है किसी को मारने का, तो वो सजा उसके धर्म के आधार पर न देख करके उसके मतलब एक कानून के आधार पर, कानून के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाएगा। अगर किसी घर का पारिवारिक मामला है तो वो धर्म के आधार पर न देखा जा करके वो किस आधार पर देखा जाएगा, उसको एक कानून के आधार पर देखा जाएगा और सबको एक समान। अगर एक हिंदू 1 लाख रुपया किसी से दहेज के रूप में लिया है तो उसको भी वही सजा मिलेगा जो एक इस्लाम या मुस्लिम या सिख या ईसाई लिया है दहेज के रूप में। तो ये है यूसीसी, है ना। अब देखिए डीपीएसपी में यूसीसी का वर्णन है। डीपीएसपी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान का भाग 4 में वर्णन है डीपीएसपी का। और ये संविधान के इसको केटी शाह चेक बोले थे, है ना। ये बैंक द्वारा जारी किया गया वैसा चेक है जो अपने हिसाब से बैंक इसको अदा कर सकती है। अब ये किस अनुसार से ये बात बोले थे, तो वो देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि ये डीपीएसपी जो है ना, ये राज्य पर मतलब सरकार पर जबरदस्ती लागू नहीं होता, ये है ना। जो सरकार सक्षम है, डीपीएसपी के अंतर्गत कुछ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त किया गया, जो राज्य सक्षम है उसको प्रदान करने में, वही डीपीएसपी को प्रदान करता है ना। और वही है, उसी में से एक है अनुच्छेद 44 में, जिसके तहत क्या, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और वही यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये तलाक जैसे जो नकारात्मक हमारे समाज का है, ये सब हटाने का बात करता है, महिलाओं को अधिकार देने का बात करता है, यहाँ तक कि शादी वगैरह पर भी कानून की बात करता है। और उसके साथ ही साथ गोद लेने और मतलब समलैंगिक विवाह पर भी कुछ बात करता है। और यही है हमारा यूसीसी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर कुछ और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। संविधान और समान नागरिक संहिता। अब देखिए वही बात किए, संविधान क्या है और समान नागरिक संहिता क्या है। तो संविधान में वर्णन है डीपीएसपी के रूप में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और वही समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भी मामले की तहकीकात करेंगे और देखेंगे उत्तराखंड सरकार आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया, है ना। विवाह को कानूनी आयु, है ना, विवाह का कानूनी आयु मुख्य रूप से हमारे संविधान के अनुसार क्या है, पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 21 वर्ष। वही मुस्लिम समुदाय, है ना, मुस्लिम के अनुसार क्या है, उसको प्यूबर्टी एज मतलब महिला जब प्यूबर्टी एज के अंतर्गत आ जाती है अप्रोक्सीमेट 13 ईयर के बाद, तो उसी समय उसको कहा जाता है कि विवाह के एज के लायक हो गई है,
फीमेल के लिए और मेल के लिए इसमें एज वही 18 के अप्रोक्स में निर्धारित है ना, वो भी वही एज है मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब बताइए यहाँ भारत के कानून का उल्लंघन है, लेकिन ये क्या है, इसका पर्सनल कानून है, मुस्लिम का पर्सनल कानून है, इस कारण इसका विरोध नहीं कर रहा है। और वही सिविल कोड यूसीसी लागू हो जाएगा तो इसको गलत साबित कर दिया जाएगा और सबको, हिंदू हो या मुस्लिम हो, पुरुष को 11 वर्ष से पूर्व शादी नहीं कर सकता है और महिलाओं को 11 वर्ष से पूर्व घर वाले प्रेशर दिला करके शादी उसका नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा कृत्य में पकड़े जाते हैं तो उनको सजा देगी और साथ ही साथ सरकार उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएगी। अब देखिए पोक्सो एक कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव। अब ये किस लिए बनाया गया था, क्योंकि ये देखिए मुख्य रूप से 13 वर्ष के बच्चों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना ना ही बायोलॉजिकल सही हो सकता है, ना ही सामाजिक रूप से सही हो सकता है। इस कारण एक कानून लेकर के आया गया पोक्सो सरकार द्वारा, ठीक है। और पोक्सो के तहत जो 18 वर्ष से नीचे की महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेगा उसको रेप केस के अंतर्गत शामिल किया जाता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया। किस लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए ये एक तरीके का कानून लाया गया था, वही है पोक्सो। अब यहाँ पोक्सो का भी उल्लंघन हो रहा है मुस्लिम कानून में, है ना, जिसमें 18 से नीचे को एक मतलब अपराध करार दे रहा है, वही मुस्लिम कानून एक उचित करार दे रहा है 13 वर्ष के बच्चे को ही शादी करने के लिए। तो बाल विवाह को भी प्रोत्साहित दे रहा है, वो भी हमारे कानून का उल्लंघन कर रहा है। द्विविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये सब क्या है, ये सब प्रतिबंध लगा दिया है। द्विविवाह का तात्पर्य क्या है, जैसे इस्लाम में आप अधिक से अधिक कितनी शादी कर सकते हैं, उसका कहा जाता है कि हम दो हमारे गिन लो, दो नहीं हम दो हमारे, दो नहीं हम दो हमारे गिन लो। हमारा जो है सब ऊपर वाले का देन है। तो एक बात सोचने वाली बात है यहाँ, क्या ऊपर वाले सिर्फ बच्चे देने के लिए बैठा हुआ है, या ऊपर वाले और भी कुछ दे सकता है, खाने के लिए अनाज भी तो दे सकता है, हमको दिमाग भी तो दे सकता है, या फिर सिर्फ बच्चे देने के लिए? तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग के पास जैसे शिक्षा का अभाव होता है तो ये सब समस्या देखने को मिलता है, ठीक है। द्विविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब दो विवाह नहीं कर सकता है। कब, जब तक का उसका जोड़ा जिंदा हो, है ना, और जिंदा हो के साथ साथ जब तक उससे संबंध न टूट जाए तब तक वो द्विविवाह नहीं कर सकते हैं। और वो संबंध किसके आधार पर, जब तक अदालत ने आदेश देता है तब तक वो वैवाहिक संबंध नहीं टूट सकता है, ठीक है। चलिए, तो जीवित पत्नी को होते हुए विवाह नहीं कर सकते हैं और हिंदू पेनल कोड में तो पहले से ही ये सब शामिल है ना। संपीड़न विवाह पर प्रतिबंध। संपीड़न विवाह का मतलब होता है अपने ही पूर्वज, मतलब अपने ही जो जुड़े हुए जैसे हो गए चाचा, अपने ही कनेक्ट जो लोग रहते हैं पूर्वज से, उनके घर में यानी कि उनसे रिलेटेड रिलेशन में शादी नहीं करना, और उसी में आएगा संपीड़न विवाह के तहत, है ना। जैसे पिता के वंशज, माता के वंशज, दादा दादी, ये सब के रिश्तेदार वगैरह में शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया यूसीसी के तहत, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दिया गया यूसीसी के तहत। तो ये देखिए ये सब उत्तराखंड का यूसीसी का प्रावधान है, ठीक है। चलिए तो पहले इसकी तहकीकात कर लेंगे यूसीसी के बारे में और उसके बाद थोड़ा सा जानकारी और भी हासिल करेंगे। अब देखिए यूसीसी में और भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से विवाहित जोड़े को 60 दिन के अंतर्गत पंजीकरण करवाना है। कोई भी अगर विवाहित जोड़ा शादी करता है उसको 60 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना है कि हमारी शादी हो चुकी है। अगर नहीं करवाया जाता है पंजीकरण तो 10,000 तक का जुर्माना है। अगर गलत जानकारियां देते हैं तो 25,000 जुर्माना है। और वही अदालत के आदेश के बिना विवाह भंग, अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे कि विवाह भंग अगर अदालत के आदेश के बिना करते हैं, तलाक तलाक तलाक, तो उनको सजा का प्रावधान है और वो 3 साल की सजा है ना। तलाक का मामले को 60 दिन के अंतर्गत निपटाना है, ताकि हमारे समाज में जो समस्या आ रही है वर्तमान समय में, समाज में कुछ कुरीतियां आ रही है जो आमतौर पर इस्लामिक समुदाय में ज्यादा देखने को मिलता है, तलाक वाला मामला, और वहां शरिया जैसे कानून जो है वो सब के तहत महिलाओं का जो शोषण किया जाता है, महिलाओं पर जो घर में हिंसात्मक समस्या भी होती है, तो वो सब का मुख्य रूप से निवारण के लिए विधेयक लाया गया। ये विधेयक उत्तराखंड के जनजाति समाज पर नहीं लागू होता है ना। भारत में महिलाओं को अधिकार, अब देखिए मुख्य रूप से महिला ही इस शोषण का शिकार होती है, जैसे विवाह हो गया, गोद हो गया, तलाक हो गया मुख्य रूप से, या बाल शोषण हो गया, ये सब में तमाम समस्या में महिला ही शिकार होती है। तो इसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात करता है, और वही अधिकार एक रूढ़िवादी समाज जो था उसको रास नहीं आया, और वही रूढ़िवादी समाज अधिकार का विरोध करना शुरू कर देता है, ठीक है, कि हम महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। अब देखिए महिलाओं के लिए अधिकार की बात करता है यूसीसी,
आजादी की बात करता है यूसीसी, न्याय की बात करता है और सुरक्षा की बात करता है। अधिकार किस आधार पर दिया? पुरुषों के समक्ष अधिकार दे दिया, वो कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, है ना। जैसे इस्लाम धर्म में घर से बाहर निकलने का अलाउ आजादी नहीं रहता है शरिया कानून के तहत, है ना। और तो कहीं काम नहीं कर सकती है वो, मतलब 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तो तलाक हो गया। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। और मतलब अधिकार महिलाओं को वहां कुछ है ही नहीं। आजादी के नाम पर उनको घर में बंद करके रखा जाता है एज ए जान, मतलब जिस प्रकार से एक जानवर को चहाड़, एक खूंटे से बांध करके, रस्सी से बांध करके रखा जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं को चहाड़ दीवारी के अंदर रखा जाता है। और सिर्फ एक धर्म में नहीं, बहुत सारे घर में, गांव में भी ऐसा विचारधारा चलता है। न्याय, न्याय के नाम पर कुछ है ही नहीं। वो कोर्ट जा नहीं सकती है, अदालत जा नहीं सकती, अदालत उनका सुनता नहीं है। तो यूसीसी के तहत ये सब अधिकार दिया गया और सुरक्षा भी दिया गया। उसके तहत स्पेशल जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए, जैसा कि देख लें कि तलाक का मामला को 60 दिन के अंदर सुलझाने के लिए, तो ये सब समस्या को सुलझाने के लिए कार्य किया गया। किसके तहत? यूसीसी के तहत। अब आप ही लोग बताइएगा कि जैसे देखिए, एक महिला के रूप में, महिला जो होती है वो कहा जाता है कि घर की जननी होती है, लक्ष्मी होती है ना। घर की जननी होती है, लक्ष्मी होती है। उनको हिंदू धर्म में उनको देवी के रूप में पूजा जाता है। उनको बहुत से अधिकार दिया हुआ है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, और भी रूप में उनको अधिकार दिया गया। महिला कौन ऐसा काम है जो नहीं कर सकती? देखिए यहाँ एक फिगर में दिखाया गया, यहाँ खाना ली हुई है महिला, किताब ली हुई है, बच्चे को ली हुई है, यहाँ कार्य कर रही है, कंप्यूटर पर भी कार्य कर रही है, कपड़ा भी सुखा रही है। मतलब महिला एक बहुत घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ बाहर का भी कार्य निपटा सकती है। और वो बाहर का कार्य ऑफिस वर्क भी हो सकता है, और बाहर का कार्य या फिर कोई कंपनी को संभालना हो जाए, हमारे एयरक्राफ्ट हो जाए, तो महिलाओं का सभी जगह योगदान है। उसी को लेकर के सरकार और चाह रही कि अधिक से अधिक भागीदारी में वृद्धि हो, महिलाओं को अधिकार मिले, उनको चहाड़ दीवारी के अंतर्गत बांध करके न रखा जाए, एक धर्म और एक रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ करके। इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, मुख्य रूप से अधिकार दिलाने के लिए कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा, है ना। अब देखिए, वुमेन्स को राइट्स जब मिलेगा तो क्या होगा? अधिक से अधिक जगह रोजगार जब वो प्रदान करेगी तो हमारे देश के विकास में भी उनका योगदान रहेगा, है ना। अब देखिए, बाल विवाह जब कर दिया जाता था बचपन में बच्चे को, जब एक छोटा सा, एक ऐसा बच्चा जो अपने खुद की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, उस पर पूरे घर की जिम्मेवारी दे दी जाती। अब बताओ जी, वो बच्चा कैसे जिम्मेवारी संभाल पाएगा घर का? शादी ब्याह कर दिया, अभी खुद का ठिकाना नहीं है, और उसके बाद एक बच्चा आ जाता है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना। तो ऐसे होता क्या था, हमारा समाज पिछड़ जाता था, ठीक है। तो इसी के लिए एक एज निर्धारित कर दिया गया है, स्त्री के लिए 18 और पुरुष के लिए 21। और ये सभी धर्म पर लागू होता है ना। वो किसी भी धर्म समुदाय से रिलेटेड हो, सभी धर्म पर लागू होता है, ठीक है। तो ये महिलाओं के अधिकार की बात करता है, जिसमें उनके घर में हिंसात्मक समस्या भी होता है, वो सब के लिए भी कुछ दिया गया है। अब देखिए, वर्तमान समय जो हल्द्वानी में ये हुआ हिंसा जो हुआ, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा तो सबसे पहले नूजल जमीन को लेकर बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हिंसा भड़का। अब देखिए, नूजल जमीन क्या होता है? उससे पहले हल्द्वानी कहाँ का जगह है? उत्तराखंड का जगह, और बहुत ही सुंदर जगह है। अगर उसका वन का दृश्य देखेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार का दृश्य है वन का। और वही देखिए शहर का दृश्य, है ना, जहाँ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, है ना, बम और गोला फेंकने वाले लोग रहते हैं, पढ़ने लिखने से ज्यादा इन लोग को मतलब रहता नहीं। अब देखिए, यही सुंदर जगह एक प्रकृति सुंदरता है, और इधर कृत्रिम सुंदरता के रूप में देख सकते हैं ना। ये है मानव निर्मित सुंदरता और ये है प्राकृतिक सुंदरता। और कौन ज्यादा उचित है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। अब देखिए, एक घटना है 8 फरवरी सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि 6 फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में एक बिल पेश किया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसके अगले ही दिन 7 फरवरी को वो यूसीसी पारित हो जाता है, पूरा उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है 7 फरवरी, ठीक है। और वही 30 जनवरी को एक नोटिस दिया जाता है, हल्द्वानी के एक बाग रहता है और एक मस्जिद रहता है, उसको नोटिस दिया जाता है ये आप जो है नजूल जमीन पर कब्जे किए हुए हैं और आप इसको जल्द से जल्द खाली कर दें, है ना। ये कहाँ? हल्द्वानी का एक जगह है, वहां दिया जाता है सूचना ये आपके नजूल जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। और नजूल जमीन एक सरकारी जमीन होता है। 2 मिनट रुकेंगे, हम उसके बारे में भी बता देंगे नजूल जमीन होता है क्या, जो है ना। तो वो उनको नोटिस दिया गया और 30 जनवरी को नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में वहां मामला गया। मामले की सुनवाई से पहले वहां नोटिस बोर्ड चिपका दिया गया।
8 फरवरी को वहां पूरे अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पुलिस कर्मी लेकर के पहुंचे, तो वहां हिंसा, वहां लोग पहले से ही रेडी थे वो पुलिस को मारने के लिए, और वहां जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो कर्मी आने वाले थे नगर निगम को, उसको पहले से ही मारने के लिए रेडी थे। और उनके लिए कहा जाता है कि ये लोग छत पर बोतल, कांच की बोतल में पेट्रोल रख करके और पत्थर और ईटा रख करके पहले से ही रेडी थे। अब बताइए कैसा मनसा है। एक कॉमन सेंस वाली एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल के बारे में बता रहे हैं, और वो स्कूल में ऐसे व्यक्ति पढ़ाते हैं जो शिक्षा से जिनको दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो रूढ़िवादी विचारधारा पढ़ाते हैं, वो कहते हैं पृथ्वी चपटी। अब इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि कितना शिक्षित लोग पढ़ाते होंगे, है ना। उसमें क्या सिखाया जाता है कि तुम गैर धर्म, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग हैं, तुम उसको अपना दुश्मन समझो और उसको मारो, यानी कि हत्या करो, ठीक है। उनको हत्या करना सिखाया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है ना। तो ये सब समस्या एक स्कूल में सिखाया जाता है एक छोटे से बच्चे को, और ये सबसे तुमको फायदा क्या होगा, तो जन्नत मिलेगा, और जन्नत में क्या होगा, तो 72 हूर मिलेगा। बाकी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इस सब के बारे में। तो ये एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को जीता जागता वॉर्म बनाने का प्रयास किया जाता है, ह्यूमन वॉर्म, है ना। शिक्षा देने के वजह उसको एक ऐसा रूढ़िवादी समाज में तब्दील किया जाता है जो आने वाले समय के लिए वो धीरे धीरे समाज को पतन की ओर ही लेकर के जाएगा, वो बढ़ने वाला नहीं है वो बच्चा। अब आप ही बताइए वो स्कूल कैसा होगा, जो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा स्कूल है और किसका स्कूल है। अब उस प्रकार के स्कूल में जब शिक्षा उस प्रकार का दिया जाएगा तो क्या होगा, वैसा ही बच्चा बनेगा भी और उसी प्रकार का विरोध करेगा। तो ये नुजुल जमीन जो है वो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार जब भारत को छोड़ रही थी ना, तो जो देसी रियासत के कब्जा में जो जमीन थी वो मुख्य रूप से राज्य या भारत सरकार को देकर के चली गई। 2 जमीन था, एक पर्सनल किसी व्यक्ति के कब्जा में था, और एक जमीन जो रहता है वो सरकार के कब्जा में था। तो जो ब्रिटिश सरकार के कब्जा में प्राचीन समय का जो आजादी से पूर्व का जमीन था, जो भारत सरकार को सौंप दी थी, उसी जमीन को नुजुल जमीन कहा जाता है। एक बार फिर से बताएंगे, क्या बोल रहे थे कि जो कह सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति के पर्सनल में जो पर्सनल अधिग्रहण में नहीं था, किसी व्यक्ति के क्षेत्र में नहीं आता था जो जमीन, किसी व्यक्ति के पास जो जमीन नहीं था, उसके अलावा जो बचा हुआ जमीन था ना, वो देसी रियासत का, जिस पर ब्रिटिश का अधिकार था। और वो जब ब्रिटिश वापस चला गया भारत से, तो वैसे जमीन को नुजुल जमीन कहा जाता है। और उसी को लेकर के अब वो नुजुल जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। तो सरकार उस पर अपने देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, विकासात्मक कार्य के लिए वो उस पर अतिक्रमण हटा सकती है, और उस पर नए विकासात्मक कार्य के लिए नए अवसंरचना का निर्माण कर सकती है, चाहे वो पुल हो, सड़क हो, स्कूल, कॉलेज, कुछ का भी निर्माण कर सकती है अपने अनुसार, है ना। अब दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ 70% यानी कि नुजुल जमीन है, हल्द्वानी में जो है 70% जमीन पर बाहरी लोग कब्जा किए हुए हैं, वो सरकार का जमीन है, और उस पर स्कूल, उस दुकान, घर, मकान ये सब बना लिए। सरकार जब इन लोगों को हटाने जाती है तो ये लोग भाई बम, गोला और देसी कट्टा और क्या क्या ये सब पत्थर बाजी का सहारा लेते हैं। और वही ये पूरी घटना की जानकारी, ये मुख्य रूप से एक मस्जिद था, और मस्जिद पर जब अतिक्रमण हटाने जाया गया तो वहां प्लान वे में सब लोग प्लान वे में एक साथ अटैक करते हैं, और अटैक में करीब 200 से 300 लोग को घायल कर दिया जाता है उसमें, और 5 से 6 लोगों की मौत हो जाती है। आखिरकार में सरकार वहां कर्फ्यू लगा देता है, और वर्तमान समय का वहां का कर्फ्यू वाला स्थिति है, और सरकार 50 से प्लस लोगों को हिरासत में ले चुकी है, और बहुत ही जल्द ये समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अब देखिए दोनों का कनेक्शन इस कारण है कि ये 7 तारीख को यूसीसी लागू होता है, 8 तारीख को अतिक्रमण करने आता है। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा के रखने वाले जो लोग थे, उनको ऐसा लगा कि हमारे धर्म में ये छेड़छाड़ कर रहा है। अरे गधा, जब धर्म में किसी का कुरीतियां रहेगा तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब बाल विवाह हमारे धर्म में था तो उसको हटाने का प्रयास नहीं किया, विधवा सती प्रथा था तो उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। अब तुम्हारे धर्म में भी समस्या है, हलाल जैसा कुप्रथा है, 3 तलाक जैसा कुप्रथा है, तो ये सब हटाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा, जो समाज में कुरीतियां रहेगा उसको प्रयास करेगी सरकार, हटाने का कार्य उसको करेगी। उसके लिए तुम विरोध करो, चाहे कुछ करो, सरकार एक से एक हथकंडा अपना करके तुमको शांत करेगी, लेकिन वो समाज की समस्या को तो समाप्त करने का प्रयास करेगी ना। तो यही थी हल्द्वानी की समस्या पूरी। तो आई होप आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी, खास करके यूसीसी के बारे में आपको काफी जानकारी हासिल हो गया होगा। अगर इसी प्रकार के जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।